तो आज की वीडियो हमने स्टार्ट कर दी है और आई होप सो कि साउंड इसकी ठीक आ रही होगी। तो साउंड को ठीक करने से पहले हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है क्लास 12 का फिज़िक्स का, तो तैयारी किस तरीके से की जाए। मेरे पास कई तरीके की सामग्री रखी हुई है। यहाँ पर राहुल का एग्ज़ाम पेपर रखा हुआ है मेरे पास, कुमार मित्तल भौतिक विज्ञान रखी हुई है मेरे पास और इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट रखा हुआ है, बालाजी का एक पार्ट रखा हुआ है। इसके अलावा राहुल टॉप 10 सीरीज़ रखी हुई है मेरे पास और देखें अवतार की एक क्वेश्चन बैंक भी मेरे पास रखी हुई है। इसके अलावा भौतिकी की बुक्स भी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर रखी हुई हैं, ठीक है। और कुछ स्केचेस वगैरह मेरे पास रखे हुए हैं और एक बुक्स और मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर रखी हुई है। तो सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि इस टाइम जब टाइम कम बचा है आपके पास तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन चैप्टर आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, मैं आपको एक सिलेबस का एक डायरेक्ट बता देता हूँ कि भाई सिलेबस किस तरीके से हमारे पास अवेलेबल है जिसको हमें पढ़ना है और पूरे 70 के 70 मार्क्स हमें गेन करने हैं। सबसे पहली बात कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र इस चैप्टर का नाम है। दूसरी बार हम बात करेंगे गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग कौन कौन से होने वाले हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं तो वैद्युत विभव और विभवांतर आ जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वैद्युत धारिता और परावैद्युत पदार्थ हो जाते हैं जिसको हम संधारित्र भी कहते हैं। इसके बाद वैद्युत चालन वाला चैप्टर आ जाता है, किरचॉफ के नियम चैप्टर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटिज्म में पहुंच जाएंगे जिसमें हम गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। गतिमान आवेश के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, चल कुंडली धारा मापी, जिसमें हम द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ टॉपिक का निगमन हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इसके हमें न्यूमेरिकल्स और जो फॉर्मूला है उनको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व की हमें बात नहीं करनी है, चुंबकीय पदार्थों की बात हमें नहीं करनी है, हमें बात करनी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम के चैप्टर की। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा आ जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग आ जाता है। अगर हम बात करें सेकेंड पोर्शन की तो सेकेंड पोर्शन में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ने की नहीं आती है। हमको लेंस पढ़ लेना है, हमको प्रिज्म पढ़ लेना है, मानव नेत्र पढ़ लेना है, प्रकाशिक यंत्र पढ़ लेना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को पता है क्या मिलेगा। आप प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ सकते हैं, आप नाभिक के बारे में पढ़ सकते हैं, आप परमाणु के बारे में पढ़ सकते हैं, आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं और इस तरीके से हमारा 70 मार्क्स का सिलेबस बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहली बात कूलाम्स लॉ और वैद्युत क्षेत्र, इसमें से क्या आ सकता है भाई। इसके अंदर से आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। भाई क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के दो डायरेक्शन होंगी जो कि संभव नहीं है। बात कर लेते हैं आवेश के क्वांटीकरण की, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज की। Q इक्वल्स प्लस माइनस एन होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो स्मॉल ई का परफेक्ट मल्टीप्लायर होता है। यहाँ से आप न्यूमेरिकल ले सकते हैं Q इक्वल्स एनी। कहीं भी पूरी फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे रखी है और आपको फाइंड करना है वहाँ पर आवेश का मान, तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए Q इक्वल्स एनी। इसके लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, इसका मात्रक क्या होता है। इसको बहुत ध्यान तरीके से आपको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। इसके अलावा अगर आपसे वो ये कह दे कि भाई न्यूटन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा मात्रक नहीं है तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि भाई न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है, दोनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मात्रक होती है। तो कौन सा नहीं है, जो आपका चौथा वाला ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन QO। इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर कर लेना भैया, आ सकते हैं एग्जाम में, करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपका एग्जाम आने वाला है, हो सकता है कल किसी का एग्जाम हो, किसी का 2 दिन के बाद हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल आपको नहीं करनी है। आगे बढ़ जाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। P इक्वल्स होता है Q इंटू 2L, जिसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, विमा होती है ATL और ये एक सदिश यानी वेक्टर राशि होती है। इसके ऊपर करने के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है, तो ज़रूर करना कि चार्ज हमें दिया होगा, डिस्टेंस हमें दे रखी होगी और हमें फाइंड करना होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है कूलाम का नियम। भाई कूलाम का नियम जो होता है बिंदु आवेशों के लिए होता है कि अगर कोई दो बिंदु आवेश वायु निर्वात में एक दूसरे से
स्मॉल r दूरी पर रखे हो तो उन दोनों आवेशों के बीच जो वर्क करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 मार्क्स का आपसे पूछ सकता है। इसमें आपको फॉर्मूला भी लिख करके आना है। फॉर्मूला भाई क्या लिखेंगे इसके अंदर, तो आपको फॉर्मूला लिखना है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। न्यूमेरिकल में इसका हम यूज़ करने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें पता है पढ़ने के लिए क्या मिलेगा। आगे पढ़ने के लिए हमें बुक्स नहीं मिलेंगी, अपने माइंड का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बचा है बहुत कम। तो कूलाम के नियम पर आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे कह सकता है कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखो। वेक्टर F12 = वेक्टर F21 = 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 12 और 21 इंटू R 12 और 21 कैप, जहाँ पर R कैप यूनिट वेक्टर होता है। आगे बात कर लेते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। उससे पहले थोड़ा पानी पी लें जरा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसका यूज हम करने वाले हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो आप इस बार तैयार करेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जिसका होता है मान E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन R³, जबकि निरक्षीय का इसका हाफ होता है, आधा होता है। वॉल्यूम के आघूर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, टॉ = PE sin थीटा। इसका वेक्टर फॉर्मूला आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। वेक्टर टॉ = वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। और इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। अब दूसरा ये आता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर भी आपको कम से कम एक न्यूमेरिकल भैया प्रैक्टिस कर लेना, जो बहुत यूजफुल होने वाला है। इसके अलावा भाई दो आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, और इसके अलावा तीसरे आवेश का अमाउंट कितना होना चाहिए, उसका नेचर कितना होना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, वो भी एमसीक्यू में। और ये आंसर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बिफोर 2 इयर्स, और इसका आंसर था -Q/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर देख लें कि थर्ड चार्ज को दो चार्जेस के बिटवीन में अरेंज कैसे किया जाएगा। इसके अलावा किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, ये भी याद करने के लिए आ सकता है। अगर किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो क्या होगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गॉस के नियम की तरफ। तो गॉस के नियम में आप जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको 3 चीजें पता होना चाहिए। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा = Q/L, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा = Q/A, आयतन आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ρ = Q/V। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके मात्रक आप आसानी से इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, गॉसियन सरफेस क्या होता है भाई, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है जो आवेश को परिबद्ध करता है। इसके अलावा भाई गॉस के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है, φE = Q/ε0, या हम कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आगे बढ़ जाते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग आपको 2 ही पढ़ने हैं बस। एक कौन सा पढ़ना है आपको, सीधे तार की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2λ/r। इसके अलावा आपको सिद्ध करना है एक फॉर्मूला दूसरी एप्लीकेशन का, E = σ/2ε0। किसी भी अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और याद रखना गाइस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपसे जरूर पूछेगा। अनंत लंबाई के चालक तार के लिए E = 9 × 10⁻9 2λ/r, जबकि लैम्डा यहाँ पर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। आवेश अगर बाहर होगा तो वहाँ गॉस का लॉ अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई कब होगा, जब आवेश बंद होगा किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर। ठीक है। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, φE = वेक्टर E × वेक्टर S। इसके ऊपर करने के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है, ध्यान रखना, भूलना मत इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं वैद्युत विभव के लिए। अगर आवेश को अनंत से लेके आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो विभव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही भगाओगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पर होने वाला है विभवांतर। इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q, और मात्रक होता है इसका वोल्ट या जूल पर कूलाम। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि किसका मात्रक वोल्ट पर कूलाम है, ऐसे पूछ सकता है। कौन सा मात्रक विभवांतर विभव का नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला V = 9 × 10⁻9 Q/R। स्क्वायर नहीं होता, R होता है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है करने के लिए, और ये फॉर्मूला आपसे प्रूव करने के लिए भी पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं।
आपको तैयार कर लेना है अक्षीय स्थिति में विभव का फॉर्मूला। निरक्षीय तैयार करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि निरक्षीय में विभव की वैल्यू 0 होती है। कभी कभी एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा व्यंजक डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, वो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। प्रीवियस वाले चैप्टर से तो आप बताएंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर डिपेंड नहीं करती उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आपको पता है भाई आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनंत पर कितनी होती है, आप बताएंगे 0 होती है। और जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आओगे तो वहां पर आपको जो वर्क करना पड़ेगा वही उसकी एनर्जी बन जाती है। और दो आवेशों की एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसके ऊपर परिभाषा आ सकती है, ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आ सकता है। और इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल कि इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ। ये एक ट्रायंगल भी हो सकता है, ये एक स्क्वायर भी हो सकता है, किसी भी शेप की आकृति हो सकती है। और इसके अंदर आपसे कह सकता है कि बताओ कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, सभी साइडों की अलग अलग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे और वहां से आपको इसका आंसर मिलने वाला है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध क्या होता है, E = माइनस का dV अपॉन dx। और विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहा जाता है। चलिए, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला, हालांकि आएगा नहीं, बता देता हूं फिर भी आपको मैं, चांसेस हैं इसके आने के। W = PE1 माइनस कॉस थीटा। इसको 0 पे, 180 पर और 90 पे घुमा सकता है। मोस्टली 180 पे घुमाएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा और इसका आंसर बनेगा W = 2PE। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा चैप्टर आता है भाई वैद्युत धारिता। और इसके अलावा एक चीज याद रखना, दो आवेशों के बीच में किसी एक पॉइंट पर अगर आपके पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाएगा तो इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आप चेक कर लेना। भाई पहले का निकालो, दूसरे का निकालो, दोनों का आपस में ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। बात कर लेते हैं वैद्युत धारिता की। धारिता क्या होती है भाई, C = Q/V। इनमें से कौन सा धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक नहीं है। कूलाम पर वोल्ट, माइक्रो फैरड या फिर फैरड या फिर नैनो फैरड या पीको फैरड इसके मात्रक होते हैं। माइक्रो को कैसे कन्वर्ट करेंगे फैरड में, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा। नैनो के लिए -9 होता है, एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻10 होता है। क्या वैद्युत धारिता नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, चेक कर लेना एमसीक्यू अगर आ जाए। वैद्युत धारिता क्या निर्भर करती है आवेश पर, नहीं करती। क्या वैद्युत धारिता निर्भर करती है विभवांतर पर, नहीं करती। अगर भैया अगर आप पेप्सी की बोतल के अंदर, जो कि बोतल 500 लीटर की है 500 लीटर की नहीं, सॉरी मैं ज़्यादा बोल दिया, मान लीजिए आपकी 1 लीटर की बोतल है, तो 1 लीटर की बोतल के अंदर अगर आप चाहें कि तो 500 लीटर पेप्सी भर सकते हैं, नहीं भर सकते। तो धारिता आवेश पर विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि प्लेटों के साइज पर निर्भर करती है, त्रिज्या पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, परावर्तांक पर निर्भर करती है। विलगत गोली चालक माना जाए, पृथ्वी धारिता कितनी होगी, पृथ्वी की 711 माइक्रोफैरड होगी। अदरवाइज उसको हम चेंज भी कर सकते हैं माइक्रो को फैरड में। और विलगत गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R। इसको जरूर ध्यान में रखना गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C = εA/d। अगर T मोटाई का परिवर्तन इसके अंदर रख दिया जाए तब धारिता कितनी हो जाएगी, C = A/0/d - T + T/K। धातु के लिए K की वैल्यू होती है अनंत, वायु के लिए होती है 1.00059, यही वैक्यूम के लिए होती है। इसके अलावा अदर पदार्थों के लिए 1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ से भी आपका MCQ बन सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला संधारित्र का 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। समांतर क्रम का C = C1 + C2 + C3 होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है। भैया इसके ऊपर न्यूमेरिकल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो कर लेना। अगर श्रेणी क्रम दे रखा है तो समांतर क्रम निकालो, और समांतर क्रम दे रखा है तो श्रेणी क्रम निकालो। जो हमारे पास पढ़ते होंगे वो बात को समझ गए होंगे। जो एग्जाम वाला आपसे कह रहा है वो नहीं करना है, उसका उल्टा करना है। तो आप किसी भी संधारित्र पर आवेश का मान निकाल सकते हो, किसी संधारित्र पर विभवांतर का मान भी ज्ञात कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे तो भैया हमारे पास U = ½ CV² प्रूफ तो नहीं करना है, लेकिन इसके ऊपर करने के न्यूमेरिकल आ सकता है। दो संधारित्रों के अलग अलग विभवांतर आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि ऊर्जाओं में कितना अंतर है। भैया दोनों की अलग अलग ऊर्जा निकाल लो और घटा लो, आपस में आंसर निकल के आ जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है हमारा जिसका आंसर 66.66 माइक्रोफैरड है, जिसमें एक संधारित्र ऊपर लगाया जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों श्रेणी क्रम में और आपस में समांतर क्रम में, और एक नीचे लगाया जाएगा। इसका आंसर आएगा 66.66 माइक्रोफैरड। इस टाइप के न्यूमेरिकल को भी आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है।
इसके अलावा एक सीधी लाइन होगी, इसके ऊपर इस तरीके से कंडेंसर लगा होगा। फिलहाल मेरे पास कोई पेन रखा हुआ नहीं है, तो कंडेंसर ऊपर भी लगा होगा, कंडेंसर नीचे भी लगा होगा। तो इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल देख लेना है। मेरे कहने का मतलब आपको चित्र वाला न्यूमेरिकल जरूर देख करके जाना है, आसान वाला था, टफ वाला नहीं निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं वैद्युत चालन की तरफ। भाई क्या होता है वैद्युत चालन में? धारा के बारे में पूछा जाएगा। धारा कौन से मात्रक होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। यह कूलाम पर सेकंड होता है। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18 होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे वो कह सकता है भाई धारा का सूत्र क्या है? I = Q/T। इतना सिंपल भी नहीं, वो इतना सिंपल मैंने आपसे कह दिया, केवल मनोरंजन के लिए था, डोंट बी सीरियस। आगे बढ़ जाते हैं, धारा घनत्व क्या होता है? J = I/A। आगे बढ़ जाते हैं भाई, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ρ = R/L। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 5 ओम है और तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो बताओ तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? R2/R1 = N²। पहला वाला प्रतिरोध कितना था आपका? 5 ऊपर आ गया, सॉरी 5 नीचे आ गया, R2 ऊपर आ गया, कितने गुना करा? मतलब 2 गुना करके, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से आप आसानी से प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो भैया इस टाइप के सवाल जरूर देख लेना कि तार की लंबाई 2% बढ़ाई, 3% बढ़ाई, 4% बढ़ाई, या तार की लंबाई दुगनी कर दी। तो आपको इन सवालों को R2/R1 = N² वाले फॉर्मूले सॉल्व करना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई? क्या होता है इसका? ओम मीटर। और विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम का नियम क्या होता है? V/I = कांस्टेंट। और ओम के नियम का अगर तुम V और I के बीच में ग्राफ बनाओ तो क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी लाइन बनेगी। और ओमीय चालक 2 प्रकार के होते हैं, ओमीय और अनोमीय, ठीक है ना गाइस, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, वो संधारित्र का उल्टा होता है। संधारित्र में क्या था भाई? जो श्रेणी क्रम था वो समांतर क्रम बन जाएगा। इन द सेंस श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R2 + R3। और समांतर क्रम की बात करेंगे तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बन जाएगा। भाई समांतर क्रम में क्या समान रहता है? विभवांतर। और श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है? धारा। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध के खास तौर पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके तैयार कर लेने हैं। और प्रतिरोध के डेरिवेशन तो खैर बात की बात है, बताता हूँ अभी भी। जो प्रतिरोध के न्यूमेरिकल हैं चित्र वाले, जिसमें R1 R2 श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में लगाया जाता है, तो उनको भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है भाई? I = NEA/VD। तो अनुगमन वेग और धारा का संबंध हो गया। एक होता है J = NEA/VD, ये भी आपको तैयार कर लेना है। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जिस औसत सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं उसको अनुगमन वेग कहा जाता है। इसको VD से प्रदर्शित करते हैं। और मेटल के लिए इसकी वैल्यू 10⁻⁴ मीटर/सेकंड होती है, इतना याद रखना। शांतिकाल, भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी लगातार 2 टक्करों के बीच में लगा समय शांतिकाल कहलाता है। टॉस से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू 10⁻14 सेकंड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो मॉडल होता है अनुगमन वेग के अकॉर्डिंग, उसमें आप क्या बताएंगे भाई? कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना है, जैसे परमाणु है, इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल ऑर्बिटल में चक्कर लगाते रहते हैं। और इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी चालक के अंदर 10⁻28/m³ से 10⁻29/m³ होती है। इतनी बातें आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैद्युत चालन में इतना पढ़ने के बाद, अनुगमन वेग पढ़ने के बाद, और हाँ मोबिलिटी क्या होती है? तो VD = μe। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा अनुगमन वेग पर? तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे अनुगमन वेग बढ़ेगा, 2 गुना करोगे तो 2 गुना हो जाएगा। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं किरचॉफ के नियम में। किरचॉफ के नियम में अगर हम बात करेंगे टर्मिनल विभवांतर के विद्युत वाहक बल की, पता है दोनों में क्या अंतर है? टर्मिनल विभवांतर में आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाना होता है, सेल के अंदर नहीं, केवल परिपथ के अंदर। और जो विद्युत वाहक बल होता है उसमें सेल से संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत वाहक बल कैपिटल E कहते हैं। इसके अलावा चार्जिंग की इक्वेशन V = E + IR, डिस्चार्जिंग की V = E - IR। इसके अलावा I = E/R + स्मॉल r। इनको प्रूव भी करना है और इनके ऊपर न्यूमेरिकल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बात कर लेते हैं किरचॉफ के नियम की। पहले वाला नाम है धारा का नियम, दूसरा वाला नाम है वोल्टा का नियम। पहले वाले को कहते हैं हम क्या कहते हैं? KCL। और दूसरे वाले क्या कहते हैं? KVL। पहले वाले में क्या है? प्रत्येक संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। आने वाली धाराएं पॉजिटिव और जाने वाली धाराएं नेगेटिव होती है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा समीशन I = 0 हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। पहला वाला जो नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर होता है और दूसरा वाला जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर होता है। प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धारा
और उसके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल का जो योगफल होता है वो सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बात करेंगे व्हीटस्टोन से होती है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अगर हम चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ दें तो संगत दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात छेद दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और मैंने न्यूमेरिकल आपको बता दिए कौन कौन से आपको कर लेने हैं। V इक्वल्स IR के ऊपर न्यूमेरिकल कर लेने हैं। हाँ, वैद्युत शक्ति P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R के ऊपर भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल जो दे रखे हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ज़्यादा मत करना, जितने बता रहा हूँ सिर्फ इतने करना। आगे बढ़ जाते हैं हम चुंबक की तरफ। चुंबक वाले चैप्टर में क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए बायो-सेवर्ट का नियम। B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होता है और यही मात्रक म्यू 0 का होता है और म्यू 0 को हम चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू 0 एप्सिलॉन 0 और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, आता ही आता है क्वेश्चन, मिस्टेक मत कर देना, सुन लो ध्यान से। म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन C स्क्वायर। इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है, मात्रक पूछ लेगा, संबंध पूछ लेगा और घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, इसमें मिस्टेक करके नहीं आनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के बाद अगला हमारा आ जाता है, हाँ, बायो-सेवर्ट के नियम में कभी कभी बताए क्या होता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो आप बताएंगे करंट एलिमेंट के लिए, छोटे छोटे अवयवों के लिए एप्लीकेबल होता है, ये आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम, तो हम क्या बताएं, किसी बंद चालक पथ के अनुदिश चुंबक के क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो म्यू 0 और I के गुणनफल के या प्रोडक्ट के बराबर होता है। इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू I, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन भी है भाई, सीधे तार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 इंटू I अपॉन R, ये प्रूव करने के लिए आपका फॉर्मूला आ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल भी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, एक या दो की प्रैक्टिस कर लेना, इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो बायो-सेवर्ट के नियम के बाद हमारे पास धारावाही कुंडली आती है भाई, धारावाही परिनालिका आती है। तो धारावाही परिनालिका के लिए फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू 0 NI, बिल्कुल सेंटर पर होता है और कॉर्नर पे क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू 0 NI अपॉन 2। और ध्यान रखना स्मॉल n क्या होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल n जो होता है, और कैपिटल N क्या होता है, पूरी कुंडली में फेरों की संख्या। स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। लंबाई से भाग कर दो भाई, लंबाई ना तो परिधि से भाग कर दो, क्योंकि लंबाई को मोड़ की तो परिधि बनाई जाती है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। गॉस किसका मात्रक है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का। न्यूटन पर एम्पीयर मीटर किसका मात्रक है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात आप समझ लो बहुत ध्यान से, ये आपको करने करना है बिल्कुल। F इज इक्वल टू ILB, ये आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल में इसका यूज किया जाएगा। F इज इक्वल, हाँ लॉरेंस बल को तो हम भूल ही गए थे। अगर कोई आवेशित कण चुंबक क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है और वहां पर चुंबक क्षेत्र भी है और वैद्युत क्षेत्र भी है, तो उन दोनों के अलग अलग बलों का जो योगफल होगा उसी को तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, F इज इक्वल टू लॉरेंस बल। F इज इक्वल टू QE प्लस QBV। तो आपसे इसका वेक्टर फॉर्मूला पूछ सकता है कि भाई F इज इक्वल टू QE प्लस QBV का वेक्टर फॉर्मूला बताओ, तो आप Q कॉमन ले लेना इसमें, ठीक है, और E प्लस V क्रॉस B कर देना, वेक्टर लगा देना, तो यहाँ से आपका वेक्टर फॉर्मूला बन सकता है। बायो-सेवर्ट का वेक्टर फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो आप उसको कूलाम वाले लॉ की तरह वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद मेनली तो इसमें यही फॉर्मूला आप कर सकते हो, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। चल कुंडली धारा मापी में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी क्षण चुंबक को रख देते हैं तो फॉर्मूला होता है बलागुण का टॉ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। और इसके अलावा धारा लूप करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। भाई टॉ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, इसका प्रूफ तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा का प्रूफ तैयार कर सकते हैं और न्यूमेरिकल में इसका यूज किया जा सकता है। भाई बायो-सेवर्ट के नियम के ऊपर भी आप न्यूमेरिकल ध्यान से देख लेना, बाद में मत कहना। और हाँ, इसमें एक चीज़ आपको बताने की नहीं रह गई है, 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है और दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है। F अपॉन L इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -7 I1 I2 अपॉन R, ये इसका फॉर्मूला होता है। तार एक डायरेक्शन में है तब कैसा बल होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण, तार मतलब तार में धारा एक में ऊपर गई एक में नीचे गई, तब वहाँ पर कौन सा बल लगेगा, ये भी आपको चेक कर लेना भाई, कौन सा बल लग रहा है ये पता होना चाहिए। भाई 1 एम्पीयर की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे, F अपॉन L इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -7 I1 I2 अपॉन R। यहाँ पर आपको R की वैल्यू 1 कर देनी है, I1 I2 की वैल्यू 1 कर देनी है, तब F अपॉन L और L की वैल्यू भी 1 कर देनी है, तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन। यानी अगर किसी भी तार के अंदर धारा प्रवाहित हो और उसमें इतना बल उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न की गई मतलब प्रवाहित की गई धारा को हम 1 एम्पीयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से देख लेने हैं।
जब आगे बढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ लेते हैं। चुंबक के भागने से धारा को उत्पन्न करना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जनरेटर को स्टार्ट कर दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। भैया हमने मोटर स्टार्ट किया, मतलब मैंने स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करने के बाद पानी जो है ना मोटर का यहाँ पे जो सबमर्सिबल है वो स्टार्ट हो गया, तो वहाँ भी क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है कि जब हम किसी चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अब फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi b = BA cos थीटा। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, जबकि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ध्यान रखना, दोनों के मात्रक अलग अलग होते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका हो गया। अब आता है आपका स्वप्रेरण, फिर आता है आपका अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण में एक ही कॉइल यूज की जाती है, अन्योन्य प्रेरण में आपकी 2 कॉइल यूज की जाती है। स्वप्रेरण में क्या होता है भाई, एक कुंडली होती है हमारे पास, उसमें धारा के मान को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल में उत्पन्न परिवर्तन हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स में, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। स्वप्रेरण गुणांक को कैपिटल L से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एक छोटा डेरिवेशन है भैया, उसको ध्यान से कर लेना क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी। देखा, बिल्कुल सिंपल चल रहा है यहाँ पर, ठीक। अब अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, 2 कॉइल होती हैं, एक कॉइल में जो धारा होती है ना उसको हम घटाते बढ़ाते हैं। इससे क्या होगा, इससे चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा होगा, वो दूसरी कॉइल में पहुंचेगा और उसमें उसका मान कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, तो वहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इस घटना को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो L phi = NI और M phi = LI, सॉरी MI, ठीक है ना। एक तो हो गया हमारा कौन सा वाला, N phi, दूसरा वाला हो गया आपका M phi, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए आ सकते हैं, ठीक। U = ½ LI0 का स्क्वायर, इसका प्रूफ देख लेना। किसी भी कॉइल में संचित ऊर्जा का I0 यहाँ पर शिखर धारा होती है, इसके ऊपर अभी आपको न्यूमेरिकल चेक कर लेने हैं। L/R क्या होता है, समय नियतांक, इसकी विमा क्या होती है T। R प्रतिरोध, C धारिता, इनकी विमा कंबाइंड क्या होगी T। तो ये भी आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसमें E = IR वाले फॉर्मूले का भी यूज़ किया जाएगा न्यूमेरिकल के अंदर। बस इसमें आप E = L × DI/dt वाला जो फॉर्मूला है इसके ऊपर न्यूमेरिकल चेक कर लेना। 100% यार कुछ ना कुछ तो फंसेगा इसके अंदर से, बहुत धारणा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेबस से भाग चुका है। आगे बढ़ जाते हैं प्रतिवर्ती धारा में। प्रतिवर्ती धारा की समीकरण होती है I = I0 sin ωt। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है और हमारे देश में जो AC की फ्रिक्वेंसी होती है 50 से 55 हर्ट्ज के बीच में होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, AC ऐसे बनता है, ठीक है। अनुनाद की अवस्था में LC परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है, F = 1/2π√LC, ये आपसे MCQ में पूछ सकता है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z = √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R² आपसे पूछ सकता है। आपसे कलांतर, आपसे पदांतर भी पूछ सकता है। कलांतर पदांतर tan phi = XL/ करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ट्रायंगल बनाओ, सॉल्व कर लो, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं इसके बारे में क्योंकि इसमें से कम पूछा जाएगा। इसके अलावा LC, LCR, RC, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेना कैसे कैसे करने हैं, कोई टफ तो है नहीं करने के लिए। अनुनाद के बारे में पता रखना कि भाई F = 1/2π√LC इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको इतना देख लेना है। इसके अलावा हाँ, ऐसे परिपथ के चित्र वाले जो क्वेश्चन हैं आप उनको भी एक बार चेक कर लेना कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में। भैया रम्मा dpx गामा, रमा dpx गामा, R फॉर रेडियो, M फॉर माइक्रो, A फॉर अवरक्त, D फॉर दृश्य, P माने पराबैंगनी, X माने एक्स किरणें, गामा माने गामा किरणें। ध्यान रखना इस चीज़ को। रमा dpx गामा के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, किसकी तरंग दैर्घ्य कम है, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिनके नाम मैंने बोले ये सातों हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके अलावा कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है और कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आपसे इसमें पूछ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर करने के नहीं आ सकते न्यूमेरिकल। कौन से वाले, E = EO sin ωt। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, EO क्या है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, BO क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। और हाँ, गॉस टेस्ट समय संबंध क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेनी है। संचरण नियतांक क्या होता है, K = 2π/λ होता है, ठीक है ना। BO/EO = C, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। BO/EO = C, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसके अलावा प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। हालांकि नहीं पूछ सकता लेकिन यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन इसका बन सकता है। बात कर लेते हैं लेंस में। तो लेंस भैया आपको क्या पढ़ना है, आप परावर्तन के बारे में आपको पता होना चाहिए, टकरा के वापस
क्रॉस परावर्तन, अपवर्तन टकरा के पार निकल जाए। स्नेल का नियम अपवर्तन के लिए होता है, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, जहाँ पर एन क्या है, कांस्टेंट या फिर अपवर्तनांक, एन इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी, और इसका मात्रक कुछ नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह कोण जिसकी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और अगर आप प्रकाश किरण के एंगल को क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दे तो वहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है, जिसके बारे में आगे ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। एन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रूव करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर देख लेना। आगे बढ़ जाते हैं। दर्पण लेंस के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ जाते हैं हम इसके अलावा लेंस वाले में। भाई लेंस वाले में क्या है, गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, दोनों में से कोई से एक तैयार कर लो जो आपकी इच्छा हो। अगर एक तैयार कर ले, दो तैयार होगा, समझ लो। फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध क्या होता है, अपनों को पता है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। इसके अलावा फोकस दूरी अगर नेगेटिव है, क्षमता अगर नेगेटिव है तो अवतल लेंस होगा। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है, अगर फोकस दूरी के अलावा क्षमता पॉजिटिव है तो वहां पर उत्तल लेंस होगा। आप चेक कर सकते हैं यहां पर क्या 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है। बात करेंगे क्षमता की, पी इज इक्वल टू P1 प्लस P2 संयुक्त क्षमता का फॉर्मूला होता है। बात करेंगे लेंस मेकर के फॉर्मूले की या फिर पतले लेंस के लिए फोकस दूरी, सुन लो ध्यान से, लेंस मेकर का फॉर्मूला या पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इसका फॉर्मूला होता है। R1 R2 वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, तो ध्यान रखना n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर के ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए आ सकता है। लेंस मेकर के लिए आ सकता है न्यूमेरिकल, हवा में फोकस दूरी देगा, पानी में पूछेगा, पानी में देगा, हवा में पूछेगा, हवा में अपवर्तनांक देगा, पानी में अपवर्तनांक पूछेगा, तो ऐसे सवाल करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। भैया इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, किस अवस्था में लेंस पानी में दिखाई नहीं देगा, ये भी आपको चेक कर लेना है। भैया कब दिखाई देगा, कब दिखाई नहीं देगा, जब लेंस का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा तब दिखाई नहीं देगा। वायु का बुलबुला पानी के अंदर कैसा लेंस बन जाता है, तो आप बताएंगे अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आंखों में लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं। सुन लो ध्यान से, उत्तल लेंस माने अभिसारी लेंस भी होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको बता दिए फॉर्मूले कौन कौन से आपको प्रूफ तैयार करने और कौन कौन से के आपको न्यूमेरिकल तैयार कर लेने हैं। बात कर लेते हैं प्रिज्म की, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है और इसका प्रूफ देख लेना भैया थोड़ा बहुत जो आपसे आता हो। इसके अलावा न्यूनतम विचलन की शर्त और इसका ग्राफ बहुत ध्यान से देख करके जाना, पूछ सकता है भाई एमसीक्यू में ही पूछ सकता है। इसके अलावा अगर 10 डिग्री से कम होगा एंगल, कौन सा वाला, प्रिज्म एंगल, 10 डिग्री से कम होगा एंगल कौन सा वाला, प्रिज्म वाला, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एम इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए लगाना है। बाकी आपको इसके आगे के यूज कुछ भी नहीं करने। वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए होता है, जबकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है। या डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आर अपॉन करके भी आप फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। ऊपर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई कर सकते हैं, वन नहीं करना है वहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल चेक कर लेना, काफ़ी बढ़िया डेरिवेशन भी है इसके अंदर। आगे बढ़ जाते हैं। मानव नेत्र में भाई हमारे पास एक तो निकट दृष्टि दोष है, जिसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा हो गया आपका, उत्तल लेंस का यूज़ किया गया। आंख में कौन सा हो गया, अभिसारी लेंस हो गया, बात खत्म है। न्यूमेरिकल चेक कर लियो उसके, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू वाला फॉर्मूला लगा देना इसके अंदर। जब भी आंख में बीमारी हो, जब भी न्यूमेरिकल में कोई बीमारी हो तो समझ जाना आपको वी और यू दोनों के दोनों माइनस लगा देने हैं। बात कर लेते हैं प्रकाशिक यंत्र की। प्रकाशिक यंत्र क्या होता है भाई, ऑप्टिक्स के ऊपर काम करने वाले जो यंत्र होते हैं प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। हमारी आंख भी क्या है, प्रकाशिक यंत्र, लेकिन ये नेचुरल है और वो वाली कैसी होती है, हमारी आर्टिफिशियल होती है। हमारा दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत होता है, और हमारा पास बिंदु कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई, हमें पता होना चाहिए खगोलीय दूरदर्शी के बारे में, और इसकी आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले एमसीक्यू में पहुंच सकता है, रट लो, याद कर लो। सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता का, कि भाई प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है। इसके फॉर्मूले पर चले जाना, आपको एमसीक्यू में मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये बात खत्म हो गई। अब पड़ता है यहाँ पर हमारे पास व्यतिकरण पड़ जाता है। व्यतिकरण में क्या होता है, व्यतिकरण काफ़ी सिंपल है भाई। व्यतिकरण में जो है लगभग बराबर आयाम और आवृत्ति होती है, तो तरंगें अध्यारोपित किसी माध्यम में की जाती है। तो होता क्या है, कभी तो तीव्रता अधिकतम होती है प्रकाशी और कभी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम हो जाती है। इसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। कभी संपोषी होता है, चमक बहुत ज़्यादा हो गई जैसे यहाँ पर हो रही है, और कभी क्या होता है विनाशी व्यतिकरण, जैसे कि मेरे पीछे परछाई में हो रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा व्यतिकरण हो गया।
आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसका पूरा डेरिवेशन का प्रूफ देख लियो भैया। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर लास्ट के नंबर का लाया था 2 मार्क्स का, चेक करके जाना ध्यान से। अनुपात पूछेगा, अधिकतम देगा, नॉर्मल पूछेगा, नॉर्मल देगा, अधिकतम पूछेगा, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। यंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ लेना। W इज इक्वल टू d लैम्डा अपॉन d प्रूव मत करना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए आ सकते हैं। स्मॉल d स्लेटों के बीच की दूरी होती है, कैपिटल D स्लेट से पर्दे की दूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है। और आप n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 कितनी फ्रेंजी हमें प्राप्त होंगी, इस टाइप का न्यूमेरिकल जरूर देख करके चले जाना। 1 या 4 कर लो खाली बस, पूरी बुक के आपके, पूरी बुक नहीं सॉरी, इस चैप्टर के आपके पूरे पूरे कवर हो जाएंगे। विवर्तन की बात करेंगे। प्रकाश किरण किसी सूक्ष्म छिद्र से गुजरती है और गुजरने के बाद अपने किनारे पे मुड़ जाती है, इसे विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन किन किन तरंगों के बीच होता है भाई? उन तरंगों के बीच होता है जो तरंगें छिद्र पर मुड़ेंगी, उनमें अध्यारोपण होगा। और छिद्र किस कोटि का रखे? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का रखना चाहिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला 2 लैम्डा अपॉन ई होता है। इसके अलावा इसकी ज्यामितीय व्यवस्था का एक फॉर्मूला भी है, वो आप देख लेना, डेरिवेशन छोटा डेरिवेशन दे रखा है। व्यतिकरण विवर्तन में क्या अंतर है चेक कर लेना, फ्रिंजों की तुलना कर लेना, परिभाषा की तुलना कर लेना। और बात आती है कि इसमें से कौन से न्यूमेरिकल किए जाएं, 2 लैम्डा अपॉन ई के ऊपर भैया कोई न्यूमेरिकल कर लेना, इसमें आपका कल्याण हो जाएगा। बात करते हैं ध्रुवण की। ध्रुवण नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगों के रूप में चलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको पता होना चाहिए कि जो नाभिक की त्रिज्या की रेंज होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमते हैं वो 10⁻10 मीटर होता है। अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग से यही बातें तो मालूम पड़ी थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी इसी चीज को बताया गया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। तब नील बोहर ने अपनी 3 परिकल्पनाएं बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग n/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इसके अलावा जब दूसरी परिकल्पना में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा की हानि नहीं करते, क्योंकि इन्हें घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। और थर्ड वाली, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कहीं कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो अपना वो न्यूनतम एनर्जी लेवल छोड़ करके उच्चतम ऊर्जा लेवल तक पहुंच जाता है, 10⁻8 सेकंड तक वहां रुकता है और पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट करके आ जाता है। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का जो बोहर सिद्धांत है भैया, इसका फॉर्मूला पता कर लो, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है। क्या है? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन के भूतल पर कोणीय संवेग कितना होता है? J इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई, J इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है। 1 ऑर्बिटल होता है, N की वैल्यू 1 लगाई वहां पर, तो J इक्वल्स क्या हो गया? H अपॉन 2 पाई। ध्यान रखना इस चीज को, ये आपके काम में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट जो फुंड श्रेणियां हैं, इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N का स्क्वायर। लाइमन में 1 आएगा, बामर में 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, भाई 5 तक हमारा बन गया, ठीक है। पराबैंगनी में हो गई पहली वाली रेखा, दूसरी दृश्य में हो गई, बाकी अवरक्त 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 में हो जाएगी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल चेक कर लेना। इसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले मैंने आपको R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 के होल स्क्वायर के फॉर्मूले न्यूमेरिकल बताए थे, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा नाभिक के आकार के आंकलन का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा? R स्क्वायर मत लगाना क्योंकि ऊर्जा की बात चल रही है वहां पर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें बात की गई है परमाणु के बारे में, नाभिक की ऊर्जा के बारे में, भाई तो हम क्या बताएंगे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना पढ़ लो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परिकल्पना में बताया गया है कि जो नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, नाभिक के बाहर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और Z बराबर क्या होता है? P होता है। और P बराबर क्या होता है? E। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन्स बराबर इलेक्ट्रॉन्स आपस से बराबर रहते हैं। और A इज इक्वल टू P अपॉन L, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेना। 1 AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 931 MeV होता है। 1.66 10 टू पावर -27 किलोग्राम होता है। और 1 AMU कार्बन 6C12 के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर हो जाता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक परमाणु क्रमांक बराबर, समभारिक परमाणु भार बराबर, सम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन बराबर, सम न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन बराबर। देख लेना न्यूमेरिकल, समीकरण पूरे करने की नहीं आती है। दोनों साइड के परमाणु क्रमांक बराबर कर लो, दोनों साइड के परमाणु भार बराबर कर लो। इतना करने के बाद आराम से आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव की। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है?
किसी धातु की सतह से प्रकाश की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसकी परिभाषा को लेनार्ड मिलकर ने दिया था। और सबसे ज़्यादा प्रोसेस ये कौन दिखाता है? सीजीएम दिखाता है, ठीक है। और इसके बारे में जो स्टार्टिंग की थी वो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं भाई? किसी धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो तीव्रता पर निर्भर क्या करती है? प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भिन्न भिन्न धातुओं का कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है। इसके अलावा किसी धातु पर गिरने वाले प्रकाश और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य समय पश्च का मान 0 होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन समीकरण क्या होती है? तो काफी आसान है भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। कौन से वाले? W इज इक्वल टू, ध्यान देना होगा, W इज इक्वल टू क्या होता है? पहली बात तो ये कि जब किसी धातु पर आप गिराएंगे किसी भी फोटोन को, ऐसा किसने कहा? आइंस्टाइन ने कहा 1905 में। उससे पहले प्लांक ने 1900 में परिकल्पना प्रस्तुत कर दी थी कि जब किसी धातु पर एचनी ऊर्जा का फोटोन गिराया जाता है तो ये एचनी ऊर्जा का फोटोन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई के। डब्ल्यू को यहाँ लेके आओ, डब्ल्यू का मान लगाओ। डब्ल्यू होता है कार्यफलन। कार्यफलन क्या? वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को सहित करने के लिए आवश्यक होता है, उसको हम कार्यफलन कहते हैं। दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा आप लोगों को पढ़ लेनी है। दहली आवृत्ति न्यू 0 होती है, दहली तरंग दैर्घ्य आपकी लैम्डा 0 होती है। तो फॉर्मूला बनेगा एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इज इक्वल टू ई के। मैं बात कर रहा हूं प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन समीकरण की, एच कॉमन आ जाएगा तो एच न्यू माइनस न्यू 0 इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर मैक्स। अब बात करते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की। सन 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने यह कहा कि जब कोई कण बहुत तेजी से गति करता है लाइक इलेक्ट्रॉन, तो तरंग की भांति व्यवहार करता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। न्यूमेरिकल भैया मिल ही जाएगा, विकल्प आपको मिल ही जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये आप ध्यान रख लेना भैया, इस्तेमाल में आ सकती है। डी ब्रोगली के ऊपर न्यूमेरिकल आपको कर ही लेना है। इसके अलावा E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, प्लांक नियतांक के ऊपर भी आपको एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन समीकरण H ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के ऊपर एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, इतने में आपको काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको परमाणु के बारे में बताया, आपको मैंने नाभिक के बारे में बता दिया। अब परमाणु नाभिक में अगर हम बात करेंगे, समस्थानिक भी हो गया, सम न्यूट्रॉनिक भी हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम होता है। हालांकि आने वाले क्वेश्चन इतने हैं नहीं है। नाभिकीय संलयन जो होता है वो आपका एटम बम नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम होता है, ठीक है। इसके अलावा तारों में जो एनर्जी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? तो नाभिकीय संलयन से मिलती है। नाभिकीय संलयन के बारे में, नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ लेना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए इसमें है नहीं। इसके अलावा बात आती है न्यूमेरिकल के ऊपर, तो आइंस्टीन समीकरण क्या होती है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। वैसे आपको द्रव्यमान क्षति पूछ सकता है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू पी प्लस एन माइनस वास्तविक द्रव्यमान। पी प्लस एन मतलब प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस क्या हो जाएगा? वास्तविक द्रव्यमान। 8 हो 16 वाला न्यूमेरिकल जरूर देख के जाना, जिसमें आपसे बंधन ऊर्जा निकालने के लिए कहेगा। बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बंधन ऊर्जा मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर आपको द्रव्यमान एएमयू में दे रखे हैं तो 931 से गुणा कर देना, खाली बस आंसर निकल के आ जाएगा द्रव्यमान क्षति का, ठीक है ना। अगर किलोग्राम में तो एम सी स्क्वायर लगा देना। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहे तब क्या करेंगे? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहे तो आप क्या करेंगे? परमाणु भार से भाग कर देना। जैसे कि हीलियम का परमाणु भार कितना होता है? 4, तो 4 से आप उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। इतना कुछ कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बंधन ऊर्जा फाइंड करनी है, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई सेमीकंडक्टर्स में है क्या? तो सेमीकंडक्टर्स में आपको सेमीकंडक्टर्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा बैंड ऊर्जा के आधार पर चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। चालक के बारे में आपको बता देना है भाई, बैंड ऊर्जा में क्या होता है? चालन बैंड, संयोजी बैंड के बीच में ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, अचालक में बहुत ज़्यादा होती है, अर्धचालक में चालक से कम। ध्यान दें, चालक से कम होती है, मतलब कहने का मतलब चालक से ज़्यादा होती है बैंड गैप और अर्धचालक से कम होती है। या ये भी कह सकता है भाई, अगर बैंड गैप ऊर्जा का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताओ वो चालक होगा, अर्धचालक होगा, अचालक होगा। तो आप इस चीज़ को चेक कर लेना, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, जिसको हम रेखीय प्रसार गुणांक भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें पॉजिटिव आवेश वाहक ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में नेगेटिव आवेश वाहक। तो पूछ सकता है कि भाई पी टाइप में सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आवेश वाहक कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे कोटर। कौन कहेंगे? कोटर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव। ये आपको बता देना, उसको बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनेगा जब आप जर्मेनियम के अंदर 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटी को मिला देंगे, तब बन जाएगा पी टाइप। और 5th को मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा एन टाइप। बाइजिंग क्या होती है भाई? एक फॉरवर्ड बाइजिंग, एक रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग करंट को बढ़ाएगी, रिवर्स बाइजिंग करंट को घटाएगी। होता क्या है? प्लस से प्लस, तो फॉरवर्ड बाइजिंग प्लस से प्लस,
प्लस तो फॉरवर्ड बाइजिंग, और माइनस से प्लस तो हो जाएगी आपकी रिवर्स बाइजिंग, अग्रभिनति और पश्चाभिनति। पीएन संधि डायोड को थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, क्योंकि मुझको लगता है कि सिलेबस से ये लगभग आउट किया गया है, वरना आपको पता होना चाहिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलाने के बाद पीएन संधि डायोड आपका तैयार हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। बैरेन बार्डिन शोकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर हमारा दो प्रकार का होता है, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी में क्या होता है, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रख दो तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। एनपीएन, एन एन के बीच में एक पी रख दो तो एनपीएन बन जाएगा। दूसरी बात, इनके सिंबल आपसे पूछ सकता है, पीएनपी का प्रतीक बताओ या चिन्ह बताओ, तो आपको क्या करना है, एनएन वाला नहीं बनाना है, गोले वाला डायग्राम बनाना है। अगर प्रतीक कहेगा तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, एनपीएन का कहेगा तब भी आपको गोले वाला बनाना है अगर आपसे प्रतीक कहेगा। अगर एक्सप्लेनेशन कहता है तो आप इसका चौखुंडा वाला चित्र बनाएंगे, तब आप इसका चौखुंडा वाला चित्र बनाएंगे, अदरवाइज आपको चौखुंडा वाला चित्र इसका नहीं बनाना है। इसके अलावा जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है भाई, इसमें इसके एलएचएस को एमीटर कहते हैं और आरएचएस को संग्राहक कहते हैं, मध्य भाग को बेस कहते हैं। बेस की डोपिंग कम रखी जाती है, डोपिंग को मिश्रण कहते हैं। होता है क्या, डोपिंग समझ लो भाई, ये भी जर्मेनियम में 5 या 3 संयोजकता का अगर एलिमेंट मिला दिया जाए तो चालकता बढ़ने की जो घटना होती है उसी को डोपिंग कहा जाता है। बेस की डोपिंग कम रखी जाती है जिससे अधिक से अधिक आवेश वाहक संग्राहक से कलेक्टर, कलेक्टर से मतलब संग्राहक से उत्सर्जक, उत्सर्जक संग्राहक तक आसानी से आ जा सके। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर कमाल होता है। देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर अच्छा नहीं होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छा होता है, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में ज़्यादा होते हैं आवेश वाहक। कौन से, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आवेश वाहक होते हैं वो कोटर होते हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता। पीएनपी ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक क्रिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ प्रवर्धक क्रिया आप देख लेना, पढ़ लेना, ये आपके यूजफुल हो सकती है। ठीक है, आ सकती है एग्जाम में, करने के लिए ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक तो होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, इसके अलावा इसमें पारस्परिक अभिलाक्षणिक वक्र भी होता है, आपको तीनों को तीनों देख लेने हैं। ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दोलित्र के रूप में कैसे होगा भाई, दोलित्र के रूप में हम क्या करते हैं, अपने इच्छा अनुसार जो फ्रिक्वेंसी हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चाहिए वो हम पैदा कर सकें, तो ऐसे दोलित्र पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा आपसे कहा जाए स्विच के रूप में, आपने देखा होगा मोबाइल में स्विच होता है, एलईडी में क्या होता है, स्विच होता है। तो इस स्विच को जो बनाया जाता है तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के स्विच के रूप में लगाया जाता है। अब इसमें आती है न्यूमेरिकल की बात, भैया काफ़ी न्यूमेरिकल है इसमें। देखो एक तो है वोल्टेज प्रवर्धन, AV इज इक्वल टू बीटा इंटू RO अपॉन RI। बीटा क्या होता है आपका, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का कांस्टेंट होता है, V इज इक्वल टू IR। इनके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेना, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, प्रतिरोध लाभ, इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल देख लेने हैं। इतना आप कर लोगे तो इतने में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल राजा बाबू वाली होने वाली है कल एग्जाम में जब आप लौट करके आओगे। तो आई होप सो मैंने आपको जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जितनी चीज़ें आपको तैयार करनी है वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। एक आध चीज़ मिस हो सकती है तो आपको मैं इसका जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको लिख के बता दूंगा। वैसे कुछ रह नहीं गया है, जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर एक बार देख करके जाना, क्योंकि MCQ आपको यहाँ से ज़रूर मिल सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन ज़रूर देख के जाना MCQ के लिए। वह क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देख के जाना है, वह धारिता का मात्रक आपको देख के जाना है, विभव का मात्रक आपको देख करके जाना है। इसके अलावा L/R की विमा आपको देख के जानी है, LC की विमा आपको देख करके जानी है, कार्यफलन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल देख करके जाना है, डी ब्रॉगली के ऊपर आपको न्यूमेरिकल देख करके जाना है, अपवर्तनांक के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो आपको देख करके जाना है। और इसके अलावा अगर मैं सोचूं तो ट्रांजिस्टर में से भी आपको MCQ पूछ सकता है, कब बनेगा पी टाइप, कब बनेगा एन टाइप, एल्युमिनियम या फिर कार्बन या बोरॉन। तो आवाज सारणी में थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट उन्हें याद कर लेना और फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको भी याद कर लेना। आई होप सो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको इस तरीके की अपडेट्स लगातार मिलनी है, क्योंकि ये आपके लिए भी यूज़फुल है, आने वाले लोगों के लिए यूज़फुल है। और नेक्स्ट ईयर हम इसी वीडियो के साथ आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलना और जितना ज़्यादा शेयर हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और पेपर से पहले जाके ज़रूर देखना इस वीडियो को, मतलब पेपर से लौट के आने के बाद नहीं, जाने से पहले सुबह मॉर्निंग, यानी पेपर आपका 2 बजे होगा तो 2 बजे से पहले मतलब सुबह 8 बजे इस वीडियो को देख करके ज़रूर जाना, ज़रूर जाना, ज़रूर जाना। इस वीडियो में मैंने कुछ एडिटिंग भी नहीं की है, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, पीछे कोई भी ग्रीन स्क्रीन वगैरह यूज़ नहीं किया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे अपना कैमरा ऑफ़ करना पड़ेगा और ऑफ़ करने के लिए कहना पड़ेगा तुम लोगों से बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।